तो भाइयों आज हम लोग बात करेंगे स्टेबल कॉइन्स की और स्पेशली फ्रैक्स एल्गोरिथम स्टेबल कॉइन की जो कि 2019 में सैम काइसमैन ने स्टैब्लिश किया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेबल कॉइन क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, एल्गोरिथम स्टेबल कॉइन क्या होते हैं और फ्रैक्स फाइनेंस क्या है। तो स्टेबल कॉइन्स ऐसी क्रिप्टो करेंसीज होती हैं जिनका प्राइस किसी न किसी गवर्नमेंट इशू करेंसी के बराबर होता है या फिर वो इस तरह से डिज़ाइन होते हैं ताकि उनका प्राइस किसी न किसी गवर्नमेंट इशूड करेंसी के बराबर हो। जैसे अगर कोई यूएस डॉलर का स्टेबल कॉइन है, इसका मतलब वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि उसका प्राइस यूएस डॉलर के बराबर रहे। जैसे यूएसडीसी एक स्टेबल कॉइन है, तो एक यूएसडीसी का प्राइस एक यूएस डॉलर के बराबर रहे। इस तरह से वो स्टेबल कॉइन्स डिज़ाइन किए जाते हैं। तो अब ये समझते हैं कि स्टेबल कॉइन्स कितने तरह के होते हैं। तो मेनली स्टेबल कॉइन्स दो तरह के होते हैं, कोलैटरलाइज्ड और एल्गोरिथम। कोलैटरलाइज्ड स्टेबल कॉइन्स जो होते हैं वो किसी न किसी कोलैटरल से बैक्ड होते हैं। अभी पहले ये समझते हो कोलैटरल क्या होता है। तो जब भी मान लो आप जैसे बैंक में आप कुछ लोन लेने जाते हो तो बैंक आपसे कुछ गिरवी रखने को बोलता है। उस गिरवी रखने की चीज़ को कोलैटरल बोलते हैं। जैसे मान लो आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया, अब बैंक ने बोला आपका घर चाहिए हमें एज ए गारंटी, तो वो जो घर है वो आपका कोलैटरल है उस समय, जो जिसके अगेंस्ट आपने लोन लिया। तो स्टेबल कॉइन जो भी कोलैटरलाइज्ड स्टेबल कॉइन्स होते हैं उनके पीछे कोई ना कोई एसेट होती है। तो जैसे यूएसडीटी है, यूएसडीसी है, बीयूएसडी है, ये सारे स्टेबल कॉइन्स ऐसे हैं जो किसी न किसी एसेट से बैक्ड है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप वो रुपए डायरेक्टली यूएस डॉलर से बैक्ड हो, वो यूएस डॉलर के अगेंस्ट बॉन्ड भी रख सकते हैं, क्योंकि वो आगे जाके उस यूएस डॉलर को जो आप देते हो उसको इन्वेस्ट भी करते हैं ताकि वो और मनी बना पाए। किसी को लोन दे दिया किसी और चीज़ के लिए, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। अभी कुछ ऐसे भी हैं जो कमोडिटी बैक्ड होते हैं, जैसे पैक्सोस गोल्ड करके एक स्टेबल कॉइन है जो कि गोल्ड एज ए कोलैटरल लगता है अपने पास जब भी आप उस PAXG जो कि पैक्सोस गोल्ड स्टेबल कॉइन उसको मिंट करते हो या नया लेते हो। तो ये होगा कोलैटरलाइज्ड स्टेबल कॉइन्स। अब होते हैं एल्गोरिथम स्टेबल कॉइन्स। एल्गोरिथम स्टेबल कॉइन्स किसी कोलैटरल से बैक नहीं होते हैं, उनके पीछे कोई कोलैटरल नहीं होती। बेसिकली वो किसी न किसी एल्गोरिथम को यूज़ करके अपने प्राइस को सेट करते हैं या स्टेबल लगते हैं। अब जैसे जो बहुत ही कॉमन मॉडल है वो है सप्लाई कम ज़्यादा करने का। तो सप्लाई कम ज़्यादा करके वो अपने प्राइस को स्टेबल लगते हैं, जैसे बेसिस, एम्पटी सेट डॉलर या फिर टेरा लूना का USD, ये सारे एल्गोरिथम स्टेबल कॉइन्स के एग्जाम्पल हैं। तो फ्रैक्स स्टेबल कॉइन जिसकी आज हम बात करने वाले हैं वो एल्गोरिथम और कोलैटरल दोनों का मिक्सचर है। उसमें एक कोलैटरल रेशियो होता है CR, जो ये तय करता है कितना % कोलैटरल होगा, कितना % स्टेबल होगा। एग्जाम्पल जैसे अभी 90% CR है, तो इसका मतलब 90% आपको कोलैटरल, जो सिस्टम है 90% उसमें कोलैटरल है और 10% उसमें एल्गोरिथम पार्ट है। तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ समझ लेते हैं। तो फ्रैक्स इकोसिस्टम के अंदर दो मेन कॉइन है, फ्रैक्स FRAX जो कि स्टेबल कॉइन है और FXS फ्रैक्स शेयर्स जो कि उसका गवर्नेंस टोकन है। और उसका और भी काम है कि वही पार्ट उसको एल्गोरिथम बनाता है। तो जैसा मैंने पहले बताया, इसमें मेन काम है कोलैटरल रेशियो का। तो अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए आपको 100 फ्रैक्स चाहिए और कोलैटरल रेशियो 100% है। इसका मतलब आपको 100 USDC दे के 100 फ्रैक्स मिल जाएंगे। तो एसेट अभी जो आपका फ्रैक्स टोकन है वो पूरा कोलैटरलाइज्ड है। अब मान लीजिए कोलैटरलाइजेशन रेशियो जो है वो 50% है। अब इस केस में 50% भाग कोलैटरलाइज्ड स्टेबल कॉइन होगा और 50% एल्गोरिथम होगा। कैसे होगा? तो 50% अगर कोलैटरल रेशियो है, तो अगर आपको 100 फ्रैक्स चाहिए तो आपको सिस्टम को 50 USDC देने पड़ेंगे
और 50 FXS शेयर देने पड़ेंगे जो कि उसका गवर्नेंस टोकन है। आप मार्केट से $50 के FXX शेयर खरीदोगे और 50 USDC और 50 FXS शेयर देके आप 100 फ्रैक्स ले लोगे और आप जो FXS शेयर दोगे, फ्रैक्स शेयर्स टोकन दोगे, वो बर्न हो जाएंगे, मतलब वो सप्लाई से हट जाएंगे। तो इसका याला भाग जहाँ पे आप USDC दे रहे हो, 100 फ्रैक्स मिंट करने के लिए 50 USDC दे रहे हो, वो कोलैटरलाइज स्टेबल कॉइन जैसा काम करता है। और जहाँ पे आपने $50 के FXS टोकन दिए, फ्रैक्स शेयर्स टोकन दिए, जो कि बर्न हो गए, वाला पार्ट वो एल्गोरिथम स्टेबल कॉइन्स की तरह काम कर रहा है। तो इस तरह से फ्रैक्स सिस्टम में कोलैटरलाइजेशन भी है और उसका एल्गोरिथम पार्ट भी है। आप जैसे अभी 90% कोलैटरलाइजेशन रेशियो है, तो जैसे जैसे सिस्टम में विश्वसनीयता और बढ़ेगी और ज़्यादा इस्तेमाल होगा, हो सकता है कोलैटरलाइजेशन रेशियो और कम हो। और जैसे जैसे समस्याएं आएंगी या फिर मार्केट में ऐसा लगेगा कि अब ये कोलैटरलाइजेशन बहुत कम है, तो गवर्नेंस के थ्रू कोलैटरलाइजेशन बढ़ भी सकता है। तो इसमें जो कोलैटरलाइजेशन रेशियो है वो फिक्स नहीं रहता है, वो जिस तरह से मार्केट कंडीशंस होती हैं उस तरह से वो मूव करता रहता है। तो अब समझते हैं कि इस तरह के सिस्टम के फ़ायदे या नुकसान क्या हैं। अब पहले फ़ायदे समझते हैं। तो फ्रैक्शनल डिज़ाइन है, मतलब थोड़ा भाग कोलैटरलाइज्ड है, थोड़ा भाग एल्गोरिथम है, तो बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। हमारे अभी सेंट्रल बैंक्स भी लगभग इसी तरह से काम करते हैं। उनका कुछ भाग कोलैटरलाइज्ड होता है और कई सारा भाग अनकोलैटरलाइज्ड होता है, मतलब वो कुछ भी बैक नहीं कर रहा होता है। तो पहला प्रैक्टिकल अप्रोच है। दूसरा, इसमें एक चीज़ है AMOs, ऑटोमेटेड मार्केट ऑपरेशंस। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति इसमें कोई स्ट्रैटेजी प्रपोज कर सकता है जो कि ये बताए कि फ्रैक्स किस तरह से स्टेबल किया जा सकता है। इससे क्या है कि अब कई सारे लोग अलग अलग स्ट्रैटेजीज डिप्लॉय करके, प्रपोज करके अब पूरे सिस्टम के छोटे छोटे भाग को अलग अलग तरह से स्टेबलाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से टीम या गवर्नेंस या फिर कोई एक सिंगल स्ट्रैटेजी, इन सारी चीज़ों पे फ्रैक्स की पैक डिपेंडेंट नहीं है। तो अब अलग अलग लोगों की स्ट्रैटेजीज काम कर सकती है छोटे छोटे भाग पूरे सिस्टम का स्टेबलाइज करने के लिए, जो कि बहुत ही इनोवेटिव सॉल्यूशन है। लेकिन इस सिस्टम में कुछ नेगेटिव भी हैं। पहला, पूरा सिस्टम अभी USDC बैक्ड है। USDC ऑफ चेन कोलैटरलाइज स्टेबल कॉइन है, जैसा कि USDT थेथर है। USDC US बेस्ड है। अब उसमें जितनी भी एसेट्स होती हैं वो USDC जो टीम है वो उसको मैनेज करती है। तो वहाँ कोई रिस्क हो सकता है कि मान लीजिए उन्होंने किसी को लोन दे दिया जो नुकसान हो गया, या और भी कई तरह के रिस्क हो सकते हैं, वहाँ पे करप्ट हो गए, कुछ कोई भी कारण हो सकता है। दूसरा, USDC US बेस्ड है, उसमें रेगुलेशंस की प्रॉब्लम हो सकती है। मान लो कल को US एज ए कंट्री से कि हमें स्टेबल कॉइन नहीं चाहिए, सबको बैन कर दो, तो उस केस में USDC बंद हो जाएगा। तो ये एक रिस्क है। तीसरा, जो इसमें नॉर्मली सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोटोकॉल्स में होता है कि क्योंकि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से सारी चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही हैं, तो वहाँ कोई हैक हो जाए, क्योंकि एसेट्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में वो चली जाएं, या कोई और फेलियर हो जाए। और जो एक और इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट है कि ये अभी बैटल टेस्टेड नहीं है, मतलब ये अभी सिर्फ 2 साल पुराना प्रोजेक्ट है। धीरे धीरे समय लगेगा इस प्रोजेक्ट को इस्टेब्लिश होने में, ताकि लोग इसको देख लें कि ये डिफरेंट कंडीशंस, मार्केट कंडीशंस में किस तरह से बिहेव करता है। जब मार्केट ऊपर होता है तो कैसे बिहेव करता है सिस्टम, जब मार्केट गिरता है या अचानक से क्रैश होता है तो सिस्टम किस तरह से काम करता है। तो इस तरह से हमने समझा कि स्टेबल कॉइन क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, फ्रैक्स स्टेबल कॉइन क्या है, उसके किस तरह से काम करता है और उसके फ़ायदे और नुकसान। अब आते हैं काम की बात पे कि इससे हम और आप कैसे फ़ायदा उठाएं। तो इसका जो गवर्नेंस टोकन है FXS, फ्रैक्स शेयर टोकन, वो सिर्फ गवर्नेंस टोकन नहीं है, वो प्रोटोकॉल जितनी भी फीस या फिर प्रॉफिट जनरेट करती है उसका फ़ायदा
उसके FXX शेयर टोकन होल्डर्स को मिलता है। तो इसलिए इसको होल्ड करने में फ़ायदा हो सकता है। ऑब्वियसली ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, लेकिन इसका प्राइस $40 से $7 तक गिरा है अभी, और करीब टोटल सप्लाई 100 मिलियन है, अभी की सप्लाई 20 मिलियन है। और क्योंकि प्रोटोकॉल प्रॉफिट बहुत जनरेट करती है, और क्योंकि ये स्टेबल कॉइन है, स्टेबल कॉइन $1 ट्रिलियन प्रॉब्लम है क्रिप्टो स्पेस में। अगर ये सही से सॉल्व होती है तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है। ऑब्वियसली क्योंकि अप्रोच बहुत प्रैक्टिकल लगती है, लेकिन इसको समय ही बता सकता है कि कितना बड़ा और कितना फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि ये बैटल टेस्टेड नहीं हुआ। मतलब ये अभी सिर्फ 2 साल के लिए एग्जिस्ट करता है। अब पता नहीं अगले 8-10 साल में ये कैसा परफॉर्म करे, लेकिन अगर ये सिस्टम अपने आप को एफिशिएंट प्रूव करता है, कॉन्टिन्यूसली इनोवेट करता है और अडॉप्शन जनरेट करता है, तो इसके टोकन की वैल्यू सिग्निफिकेंटली हाई हो सकती है। तो आप इसको रिसर्च कर सकते हो, और इसके बारे में अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको इस वीडियो से कोई फ़ायदा हुआ तो उसको लाइक और शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं ऐसे वीडियो और भी बनाता रहूँगा।